अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 के बच्चे एक्सरसाइज करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज। कहते हैं हमारे पास अ करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ अलोंग ए पावर लाइन। करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास नॉर्थ पोल की तरफ है। आपने बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, आइदर वो नॉर्थ की तरफ होगी, साउथ की, ईस्ट की या वेस्ट की तरफ। हम लोगों ने ना पढ़ा था कि अगर कहीं पे हमें डायरेक्शन गिवन हो ना करंट के, तो हम लोग उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते थे। अच्छा, राइट हैंड रूल होता है क्या बच्चे? जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट हो ना, उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का अंगूठा थंब प्लेस करना है, और जो कर्लिंग फिंगर्स होगी ना वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगी। ठीक है, तो आपके पास ना यूजुअली ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ना इस तरह से प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्थ हमारे पास अपवर्ड होता है, साउथ डाउनवर्ड, और ईस्ट वेस्ट इस तरह से। आपके पास क्वेश्चन में वो कह रहे हैं करंट हमारे पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ है। आप बताएं जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी। तो बच्चे आप यहाँ पे ना राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप थंब प्लेस करेंगे, और ये देखिए कर्लिंग फिंगर्स किस तरफ है, आपके पास इस साइड पे है, और इस साइड पे आपके पास क्या था, इस साइड पे तो आपके पास ईस्ट था। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ, या मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। बच्चे एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली सेकंड वाला और थर्ड वाला एमसीक्यूज नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। 10.4 पे आ जाए। कहते हैं 10.4 हमारे पास क्या है, आ फोर्स, इसको देखते हैं बच्चे, हमारे पास 10.4 है। exerted on a wire of 1 meter length carrying 1 ampere current placed at right angle to magnetic field is called। ये किसकी डेफिनेशन थी बेटे? ये हमारे पास डेफिनेशन थी मैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन थी वो हमारा। अच्छा, इस चैप्टर में ना हमने टॉपिक किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम लोगों ने ना ये वाली लास्ट पे इसका फार्मूला निकाला था, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा या BIL। हमने कहा था यहाँ से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहने दें, बाकी ये दो चीज़ें जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों को डिफाइन किया था। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही चीज़ है। ये फोर्स के इक्वल होते हैं कब? जब लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो, करंट हमारे पास 1 एम्पेयर हो, और ये परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, बी की, या इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, 10.5 पे आते हैं। कहते हैं दी फ्लक्स यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज, फ्लक्स डेंसिटी बी अगेन मुझे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की ही बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, बी की ही बात कर रहा है। इसके डिफरेंट नेम है, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है, बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। कहते हैं इसका यूनिट बताएं। अभी हम लोगों ने ना इसका फार्मूला पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले। यही टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका फार्मूला F इज इक्वल टू IL भी हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से अगर बी के मैंने यूनिट निकालने हैं, F इधर रहने IL डिवाइड हो जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे? न्यूटन होता है। और हमारे पास करंट का क्या होता है? अम्पेयर, और लेंथ का मीटर होता है। तो अम्पेयर और मीटर नीचे है, तो ये डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएंगे। इसका जो ऐसे यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, लेकिन अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो बच्चे ये क्या होगा? न्यूटन, फोर्स का न्यूटन डिवाइडेड बाय अम्पेयर, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, मीटर इन्वर्स, तो न्यूटन पर अम्पेयर पर मीटर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली मुझे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है। ठीक है, यूनिट इसका ऐसे यूनिट भी पूछ लिया जाता है, ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लक्स डेंसिटी, ये डिफरेंट नेम एक की है। बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, तो ये इसी के नेम है। ठीक है, कभी कभी इसका पूछ लेते हैं ऐसे यूनिट क्या है, वो टेस्ला होता है। वैसे अगर इनमें से देखा जाए तो वो इसका यूनिट जो अभी हमने फाइंड आउट किया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल आ जाता है। आइए हमारे पास एमसीक्यू कहते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय। अब ये चार्ज पार्टिकल है, कहते हैं उसके क्या होगा बच्चे? कहीं पे भी चार्ज हो ना, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कहीं पे भी चार्ज हो तो उसके इर्द गिर्द ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अगर वो चार्ज रेस्ट पे है या मूव कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो मूव भी कर रहा है, तो मूवमेंट की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो यहाँ पे एक तो उसके चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन मूवमेंट की वजह से उसकी कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें दोनों, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की करेक्टरिस्टिक
लेकिन अगर वो मूव भी कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी फिर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो उसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी वहां पे और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। 10.7 है, कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज मूविंग पैरेलल। आपके पास कंडीशन क्या दे रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v। हम लोगों ने ना फार्मूला पढ़ा था इसका, ये हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए हम लोगों ने ना फार्मूला निकाला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब वो कह रहे हैं पैरेलल है, पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट वेलोसिटी जो है पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है एंगल कितना जीरो। तो जब साइन जीरो की जगह साइन जीरो प्लेस करेंगे, थीटा की जगह जीरो प्लेस करेंगे, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन वो दे रहा है पैरेलल है, मुझे पैरेलल होने की वजह से जो साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो साइड टर्म जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल फोर्स भी आपके पास क्या आएगी, फोर्स भी आपके पास जीरो हो जाएगी। तो ये भी मोस्ट कॉमनली मुझे एमसीक्यू है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा दफा बोर्ड में आया हुआ है। 10.8 है, कहते हैं यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अच्छा, ये 2 मिनट पहले हमने ऊपर देखा था, ये किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का मैंने यूनिट आपको बताया था, ये टेस्ला होता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट। अच्छा, ये एमसीक्यू में पूछ रहा है, कहते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर हमारे पास किसके इक्वल है, ये टेस्ला के इक्वल है। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ना ये दिखाया था यूनिट हमारे पास, ये देखिए मैंने मार्क आपको करवाया था कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बेसिकली ऐसे यूनिट उसका टेस्ला होता है। ठीक है, लेकिन एक टेस्ला किसके इक्वल होता है, वो 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कहते हैं इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अच्छा, वो मूव करना शुरू हो जाएगा सर्कुलर पाथ में। ये हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक कि आपके पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास गिवन है तो फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगी, तो उसका पाथ स्ट्रेट जाने की बजाय ना थोड़ा बेंड हो जाएगा। फिर वो अगर स्ट्रेट जा रहा है तो वो फिर उसको बेंड करवा देगा, फिर वो अगर स्ट्रेट जाना चाहेगा लेकिन वो उसको बेंड करवा देगा, तो बेंड करता करता ना वो एक सर्कल में मूव करना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो किससे मूव करेगा, सर्कल में। ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात है तो वो भी बची, अगर स्ट्रेट जाएगा तो उसको बेंड करवा देंगे, थोड़ा सा उसका पाथ बेंड हो जाएगा। तो अगर अलॉन्ग द टेंजेंट हमेशा पार्टिकल जाना चाह रहा होता है, अगर वो स्ट्रेट जाना चाहेगा तो फिर मैग्नेटिक फोर्स उसको बेंड करवा देगी, फिर अगर वो स्ट्रेट जाना चाहेगा तो वो उसको बेंड करवा देगी, तो वो बेंड करवाते करवाते उसको सर्कल में रोटेट करवा रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स को सर्कल में मूव करवाना है। ठीक है, इसके अलावा वो उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को सर्कल में मूव करवाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है या कोई भी, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, उसके पाथ को सर्कल में चेंज करवा देना। 10.10 जो हमारे पास ये एमसीक्यू क्रॉस हुआ है तो वो ये हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो उसको देखते हैं। मुझे जो फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ये लेंसेज लाया, तो लेंसेज ला हमने नहीं किया हुआ तो इसको हम नहीं करेंगे। सेकंड वाला मतलब लेंसेज ला जो रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस हुआ हो तो वो नहीं है। ठीक है, 10.2 है, कहते हैं स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू ए पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो मूव तो कर रही है लेकिन पैरेलल मूव कर रही है। द नॉर्मल ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास उसका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्या उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर होगी या नहीं होगी तो उसका आंसर आप अपने रीजन के साथ दें। तो सबसे पहले तो बच्चे ये आपके पास कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास ये एक एरिया है। ठीक है, एरिया का जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है एरिया वेक्टर। ठीक है, कोई भी सरफेस हो ना, फॉर एग्जांपल ये सरफेस मेरे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, अगर मैंने इसका नॉर्मल निकालना है, इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो वो हमेशा कैसे होता है, मुझे आउटवर्ड डायरेक्शन में हम नॉर्मल निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई सरफेस इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, अगर मैंने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं इसका नॉर्मल इस तरह से खींचूंगी बाहर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस तरफ गिवन है और इस सरफेस का एरिया भी जो है वो इसी तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के हमारे पास एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि जो नॉर्मल ऑफ द लूप है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। कहते हैं आप इस सरफेस को ना इसी तरह से, पहले वो यहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है, इसी सरफेस को थोड़ा सा पहले ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ी हुई थी, आप इसको थोड़ा सा आगे ले गए, फिर इसको मजीद थोड़ा सा आगे ले जाएं तो उसको उसी तरह से आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन में। जैसे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले गुजरी है उतनी बाद में गुजरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, वो अपनी जगह से थोड़ा सा बस आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले थी उतनी बाद में है, एरिया भी उतना ही है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। हम लोगों ने ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, ईएमएफ इज इक्वल टू -n डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, मतलब फ्लक्स में चेंज आना चाहिए। फ्लक्स में चेंज आने का मतलब है, फ्लक्स जो होता है ना बच्चे, हमारे पास फाई जो होता है ये प्रोडक्ट होता है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का,
मतलब बी डॉट ए होता है, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए तभी फाई चेंज होगा ना। अगर हमारे पास ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है ना उसका एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा आगे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब ये दोनों ही चेंज नहीं हो रहे तो इसमें हम कहते हैं ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा फाई इसमें चेंज क्या होगा, वो जीरो होगा। अगर डेल्टा फाई जीरो आ जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या आ जाएगी, वो भी हमारे पास जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट्स टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या वो हमेशा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करती है, क्या वो चाह रही होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा डिक्रीज ही करना है। मुझे ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास ना लेंसेज ला, वही अगेन वही बात है, लेंसेज ला बच्चे टॉपिक काट दिया हुआ है लेकिन उसका शॉर्ट क्वेश्चन है। लेंसेज ला हमें ये कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे ये फैराडेज ला ने फार्मूला बताया था कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। चेंज होना चाहिए, अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो वो उसको कम करवाना शुरू कर देगा, अगर वो कम हो रहा होगा तो उसको इंक्रीज करवाना शुरू कर देगा। तो लेंसेज ला हमें ये कहता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। जो चीज़ उसको प्रोड्यूस करवा रही होती है ना उसको वो अपोज करना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर इंक्रीज हो रहा होगा, फ्लक्स ज़्यादा हो रहा होगा तो ईएमएफ क्या करेगी, उसको कम करवाना शुरू कर देगी। अगर कम हो रहा होगा तो उसको ज़्यादा करना शुरू कर देगी। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अपोज करना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होता है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको कम करने की ट्राई करेगा। तो ये उसको कम नहीं करता, हमेशा वो उसको कभी कभी इंक्रीज भी कर रहा होता है। ये डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको अपोज करेगा। और ये आइडिया किसने दिया था, ये लेंसेज ला ने दिया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले चैप्टर सेकेंड ईयर का था, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया भी हुआ है। ठीक है, तो अपोज करना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज कर देगा, हमेशा उसको डिक्रीज नहीं करता, सिर्फ अपोज करता है। शॉर्ट क्वेश्चन में मुझे 10.4 जो है ये हमारे पास रिड्यूस हुआ है तो ये हम नहीं करेंगे। 10.5 भी रिड्यूस हुआ है, 10.6 भी हमारे पास क्रॉस हुआ है रिड्यूस सिलेबस में, 10.7 भी। ये बेसिकली सारे जो डायग्राम्स वाले हैं ना ये तकरीबन हमारे पास सारे क्रॉस होके हुए हैं। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 10.8, कहते हैं क्या ना सिंगल मूविंग प्रोटॉन, एक पार्टिकल या प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा बेसिकली। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल वो मूव कर रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, चाहे एक है चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में बच्चे हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हम लोग कहते हैं ना हमारे पास का अगर कहीं पे भी करंट फ्लो कर रही है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस ही है ना बच्चे, चार्जेस मिलके चार्जेस करंट बनाते हैं ना। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगी। वह यहाँ पे इसी चीज़ को आंसर कर रहा है, कहते हैं हमारे पास ये सिंगल प्रोटॉन भी, वो भी एक चार्ज पार्टिकल है ना, वो भी अगर मूव कर रहा है तो वो भी प्रोड्यूस करवाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें यही कहती है कि जो स्टैटिक है, अगर स्टेशनरी अगर हरकत नहीं कर रहा चार्ज पार्टिकल तो वो मूव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करवा सकता। लेकिन अगर एक पार्टिकल या ज़्यादा पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, मतलब कंडीशन यही है, मूविंग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। 10.9 है, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल। क्या अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में से पास ऑन करे तो हमारे पास कह लें कि मतलब ये एक स्टेटमेंट दिए, कहते हैं इसको समझ के ना इसको थोड़ा सा समझाएं, मतलब इसको क्लैरिफाई करें। कहते हैं अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास ऑन करना है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फ्लक्स भी होगा, कॉइल में से फ्लक्स भी पास ऑन कर सकेगा। ये सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। ठीक है, इसको आंसर कीजिए, देखते हैं। कहते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है वो बी डॉट ए होता है बच्चे, बी डॉट डॉट की जगह कॉस थीटा। मतलब ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एरिया के ऊपर और इन दोनों के दरमियान एंगल के ऊपर। समटाइम कहते हैं मैग्नेटिक अगर फ्लक्स है ना, मतलब फ्लक्स का अगर पास ऑन करना है वायर में से तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एरिया प्लेस कर दिया हुआ है समहाउ के मेरे पास इस तरह से परपेंडिकुलर मैंने एरिया प्लेस कर दिया। अब इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो फ्लक्स इस वायर में से, इस कॉइल में से गुजरने के लिए ज़रूरी था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती। तो कहते हैं फ्लक्स गुजरने के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट पास करेंगी फ्लक्स को अकर करने के लिए। मतलब इसमें से फ्लक्स कब गुजरेगा, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब गुजरेंगी, जब हमारे पास वहाँ पे मौजूद होंगी। कहते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पे मौजूद हो तो वहाँ पे फ्लक्स भी कॉइल में से गुजरा हो। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पड़ी हुई हैं
और मेरे पास यहाँ पे जो सरफेस है वो भी मेरे पास पैरेलल हॉरिजेंटली पड़ी हुई है। अब अगर मतलब सरफेस मेरे पास इस तरह से यहाँ पे हॉरिजेंटल पड़ी है, अब इसके ऊपर या नीचे से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरी है, लेकिन इस सरफेस के अंदर से कोई नहीं गुजरी, ठीक है। तो ये पैरेलल पड़ी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है लेकिन कॉइल के अंदर से कोई नहीं गुजरी। तो ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हमेशा फ्लक्स पास ऑन करेगा ही। समटाइम ये होता है कि अगर जो मेरे पास कॉइल है वो पैरेलल पड़ी हो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में अगर कॉइल पड़ी है तो उसके अंदर से कोई पास ऑन नहीं करती, तो वहां पे फ्लक्स पास ऑन नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल वो इसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर किसी कॉइल में से फ्लक्स गुजरना है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद है तो ये ज़रूरी नहीं फ्लक्स कॉइल के अंदर में से गुजरेगा या नहीं, तो गुजर भी सकता है नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैरेलल रख दूंगी तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं पास ऑन करेगा। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो ज़रूरी है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा कॉइल में से पास ऑन ही करेगा। समटाइम ये होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड्स होती हैं लेकिन वो कॉइल में से पास ऑन नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको पैरेलल प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर 10 के सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू देखे हमने। इसमें कोई मजीद कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।